नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। मोदी कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते होने की संभावना। गिरिराज और नजमा हेपतुल्ला की हो सकती है छुट्टी। नकवी और गोयल को मिलेगा प्रमोशन। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान से फरार। जैश के आतंकी के अफगानिस्तान पहुंचने की खबर। आदिवासी इलाके से हमलावरों को दे रहा था निर्देश। मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष की मौत पर संदेह। अदालत ने शिनाख्त रिपोर्ट को किया खारिज। शव की डीएनए जांच करने का दिया आदेश। अब विदेश से चंदा नहीं जुटा सकेंगी तीस्ता सीतलवाड़। गृह मंत्रालय ने एनजीओ का लाइसेंस किया कैंसिल। पत्रकारों की लॉबिंग में खर्च करने का आरोप। और जम्मू कश्मीर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। 4 आतंकवादियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। 3 दिनों के अंदर दूसरी कोशिश नाकाम। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव की मौत को लेकर एक बार फिर सवाल उठा है। मथुरा की एक अदालत ने रामवृक्ष की मौत पर शक जाहिर करते हुए पुलिसिया जांच को नाकाफी बताया है। दरअसल मथुरा की एचडीजे कोर्ट ने रामवृक्ष की मौत पर संदेह की लकीर खींच दिया है। कोर्ट ने मथुरा पुलिस की शिनाख्त रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने रामवृक्ष के शव को उसके परिजनों द्वारा पहचान नहीं कराए जाने से शिनाख्त रिपोर्ट का मानने से इंकार कर दिया। मौत की पुष्टि के तरीके पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने रामवृक्ष के शव का डीएनए जांच कराने का आदेश दिया है। इसको लेकर कोर्ट ने बकायदा मथुरा पुलिस और सीएमओ को आदेश जारी किया है। पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले के दौरान आतंकियों को फोन पर निर्देश देने वाला जैश-ए-मोहम्मद का हैंडलर पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान पहुंच गया है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। मामले की जांच कर रही संयुक्त जांच टीम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि 2 जनवरी को हुए हमले के पहले और उस दौरान करीब 2 दर्जन बार आतंकियों को फोन पर निर्देश देने वाला हैंडलर अफगान सीमा पार करने में कामयाब रहा है। जेआईटी के सदस्य ने बताया कि जैश का ये हैंडलर 30 साल से कम उम्र का है। एयरबेस पर हमले के समय वो एक आदिवासी इलाके में मौजूद था, जहां से उसने 18 बार फोन किया। उन्होंने कहा कानूनी एजेंसियों ने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जब तक उस पर शिकंजा कसता वो पाकिस्तान से भाग चुका था। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ सबरंग का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस गुरुवार को गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया। तीस्ता की एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस पहले निलंबित किया गया था। इस लाइसेंस के रद्द होने के बाद से एनजीओ विदेशी फंड नहीं जुटा सकेगी। पूर्व गृह सचिव एलसी गोयल ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने का विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्हें गृह मंत्रालय से हटा दिया गया था। तीस्ता के एनजीओ पर आरोप है कि फाउंडेशन से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ काम कर रहे पत्रकारों के लिए लॉबिंग करने में लगाया। यौन शोषण के मामले में जोधपुर की जेल में बंद आसाराम की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच ने आसाराम को ट्रांजिट वारंट से अहमदाबाद लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच आसाराम से राजू चंदोक की हत्या के मामले में पूछताछ करना चाहती है। दरअसल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एसओजी ने आसाराम के पूर्व साधक और गवाह की हत्या और हमले के आरोप में पकड़े गए आरोपी कार्तिक हलदर के खिलाफ 13 जून को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें राजू चंदोक पर हमले का आरोपी आसाराम को बताया गया है। इसी मामले में आगे पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच आसाराम को अहमदाबाद लाना चाहती है। कार्तिक वही शख्स है जिस पर अब तक आसाराम और नारायण साई के खिलाफ मामलों के गवाहों पर हमला करने का आरोप है। उन गवाहों पर गोली चलाने वाला शार्प शूटर खुद कार्तिक ही था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक बार फिर सूबे की सरकार पर तंज कसा है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का चलन हो गया है। मथुरा की घटना का जिक्र करते हुए राम नाईक ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से मामले को लिया उससे प्रदेश के 2 जांबाज अधिकारियों को जान से हाथ धोना पड़ा और कई लोगों की भी जाने गई। राज्यपाल की माने तो अखिलेश सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस वजह से कई लोगों की जानें चली गई। इस घटना के जांच के आदेश दिए गए थे और उसके बाद जो बातें सामने आई उसमें लापरवाही का मामला नजर आ रहा है। राज्यपाल ने सरकार को सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले प्रकरण पर श्वेत पत्र लाने की बात कही।
अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। यूपी के शामली जिले के कैराना कस्बे से हिंदू परिवारों के एक समुदाय विशेष से डरकर पलायन करने का दावा करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने अब कहा कि वो नहीं चाहते उनकी ही पार्टी के विधायक संगीत सोम कस्बे में आए। हुकुम सिंह ने कहा कि संगीत सोम तेज तर्रार नेता है, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल यहाँ शांति बनाए रखने की जरूरत है। बता दें कि संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में भी उनका नाम आ चुका है। उनका 17 जून को कैराना पहुंचने का कार्यक्रम है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आसपास तंगधार सेक्टर में गुरुवार को सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी, जिसमें 4 आतंकी मारे गए और 1 जवान शहीद हो गया। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में घुसपैठ का ये दूसरा प्रयास है। तंगधार में हुई इस मुठभेड़ में सेना के 1 जवान भी शहीद हो गया। बीते 3 दिनों में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की ऐसी कोशिश को दूसरी बार नाकाम किया है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ का ये दूसरा प्रयास विफल किया है। मंगलवार को कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास विफल कर दिया गया था। 2 दिनों तक चला अभियान में 1 आतंकी मारा गया था और 1 जवान शहीद हुआ था। इस अभियान में 4 जवान घायल भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल किए जाने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस में पहली बार सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी को शामिल करने की मांग की गई है। मालूम हो कि हाल के दिनों में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को कांग्रेस में शामिल कराए जाने की कवायद को लेकर तेजी से खबर उड़ी थी। हालांकि अब ये खबर आधिकारिक शक्ल हासिल करता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव उमेश पंडित ने मांग की है कि 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों से पहले वरुण गांधी को पार्टी में शामिल कराया जाना चाहिए। उमेश पंडित पार्टी के पहले ऐसे नेता है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग की है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान को $80 करोड़ यानी 5,300 करोड़ रुपए का फंड जारी करने के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। ये फंड पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ाई करने के नाम पर दिया गया है। इसमें से $30 करोड़ अकेले हक्कानी नेटवर्क के खात्मे के लिए जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन में इस बात की पुष्टि की गई है। अमेरिकी संसद का ये फैसला भारत को स्पेशल स्टेटस देने वाले बिल को पास न करने के ठीक 1 दिन बाद आया है। अमेरिका अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत आतंकवाद से लड़ने के लिए फंड देता था। अब नया मैकेनिज्म इसकी जगह लेगा। मोदी की कैबिनेट का विस्तार 19 से 23 जून के बीच होने की खबर है। कैबिनेट के विस्तार को लेकर सरकार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उनकी उपलब्धता के बारे में पूछा है। सूत्रों के मुताबिक कई मौजूदा मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। असम के मुख्यमंत्री बन जाने वाले सर्बानंद सोनोवाल की जगह रामेश्वर तेली या रेमन डेका में से किसी एक का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इलाहाबाद से सांसद श्यामा चरण गुप्ता, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव ओम माथुर और विनय सहस्त्रबुद्धे को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी ओर जिनकी गद्दी जा सकती है उसमें निहाल चंद, गिरिराज सिंह और नजमा हेपतुल्ला का नाम सबसे ऊपर है। बिहार इंटर टॉपर घोटाले मामले में एक और पुलिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी उषा सिन्हा को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ सबूतों की तलाश में रोज विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय के ठिकानों को खंगाल रही है। इसी कड़ी में इस घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भगवानपुर थाने के किरतपुर राजाराम गांव में विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के घर की तलाशी ली। पटना के एसएसपी ऑपरेशन अनुपम कुमार के नेतृत्व में पहुंची 40 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने बच्चा राय के घर से करीब 20 लाख के आभूषण, 1,16,850 रुपए, एक मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात जब्त किए। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के साथ अपने ट्विटर वार को फेसबुक पर ले आई हैं। बियर विवाद पर स्मृति ने अपने फेसबुक पेज पर लंबा जवाब दिया है। दिलचस्प बात यह है, अपने जवाब में अंत में उन्होंने खुद को एंटी नेशनल बताया है। बता दें कि बीते दिनों एक अंग्रेजी अखबार में स्मृति ईरानी को एंटी नेशनल से संबोधित किया गया था। बता दें कि ट्विटर पर अशोक चौधरी के स्मृति को डियर कहकर संबोधित किया था, जिस पर वो भड़क गई। स्मृति ईरानी ने अपने पोस्ट में उस मानसिकता का जिक्र किया है जिसमें औरत की मेहनत के बाद भी लोग उस पर आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज से ठीक पहले उड़ता पंजाब पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने रिलीज पर रोक लगाने वाली 2 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करे। उड़ता पंजाब फिल्म को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी मिलने के बाद
पंजाब के ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन और कंजर समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म को सिर्फ एक कट के साथ रिलीज करने का आदेश दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि उड़ता पंजाब में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर कोई सवाल उठता हो। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।